नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। वहीं पंकज कुमार पाल को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को फिर से भोजपुर का डीएम बनाया गया है। वहीं आशुतोष कुमार वर्मा को नवादा का डीएम बनाया गया है। भोजपुर डीएम महेंद्र कुमार को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एमडी बनाया गया है। प्रशांत कुमार को समाज कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया। वहीं इस सिद्धार्थ बने हैं शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादला किया गया है। शिक्षा विभाग से राजस्व विभाग में तबादला हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की है सूचना। एस सिद्धार्थ बने हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। तो पटना में के पाठक का हुआ तबादला। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें के पाठक का तबादला हो गया है। एस सिद्धार्थ बने हैं शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी तबादला हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादला है। पटना में के पाठक का तबादला हो गया है। एस सिद्धार्थ अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो बिहार सरकार में गजब का उलटफेर। प्रशासन में पूरी तरह से परिवर्तन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी परिवर्तन। शिक्षा विभाग से राजस्व विभाग में तबादला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रीतम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। प्रीतम, के पाठक का आखिरकार तबादला हो गया है। जिस नाम को लेकर जबरदस्त चर्चा थी शिक्षा विभाग में, एस सिद्धार्थ को नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया। क्या कहेंगे आप? जी, तबादला हो गया है उनका। इस बात की संभावना पिछले कई महीने से जताई जा रही थी। जनवरी में भी, जनवरी के महीने में भी वो छुट्टी पे गए थे। तब इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि शायद वो विभाग छोड़ देंगे। लेकिन अब उन्होंने विभाग छोड़ दिया है। सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात इससे आगे की है। काशिफ, ये आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग में अभी 87,000 पदों पर बहाली होनी है। और ये बहाली बीपीएससी के माध्यम से होनी है। लेकिन पिछले 4 महीने से, पिछले 5 महीने से ये बहाली लगातार टलती आ रही है। पहले मार्च में परीक्षा होनी थी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3। लेकिन बाद में ये परीक्षा रद्द कर दी गई, चूंकि नवादा जैसे जगहों में प्रश्न पत्र लीक हो गए। उसके बाद फिर ये परीक्षा जून के महीने में होनी थी। फिर जून से बढ़ाकर ये परीक्षा अब जुलाई में कर दी गई है। के पाठक की अगुवाई में जब वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1, शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2, इन दोनों के जरिए 2,17,000 से ज्यादा शिक्षक की नियुक्ति हुई, बिना किसी धांधली के, बिना किसी देरी के। और लेकिन अब जो है सरकार के सामने, शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो शिक्षा विभाग में हजारों के पद खाली हैं और जो बहाली होनी है, बहाली कहीं विलंबित ना हो जाए। बहाली की प्रक्रिया कहीं ऐसी नियमावली नहीं बन जाए जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। काशिफ, हम 2 मिनट आपका समय लेना पड़ेंगे। शिक्षा विभाग का ये इतिहास रहा है कि उसने ऐसी नियमावली बनाई है जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट ने, माननीय अदालत ने कहा है कि आप कुछ दिनों के लिए बहाली को रोक दें। चाहे जैसे हमने देखा था जो शिक्षक नियोजन फेज 6 हुआ था, उसमें इस बात को देखा गया था कि ऐसे नियम बनाए गए थे तब के अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हालांकि के पाठक के आने के बाद ऐसी सारी दिक्कतें दूर हो गई थी और लगातार 4 महीने के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा नियुक्तियां हुई थी। अब जो नए अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उनके सामने ये चुनौती होगी कि वो बहालियों को कैसे शांतिपूर्वक निपटाए, क्योंकि लगातार बहाली की जो तारीखें हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3, वो मैंने जैसे मैंने कहा कि वो पहले जून में होनी थी। और सबसे पहले कशिश न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया था कि अब जो परीक्षा है वो जुलाई के महीने में होगी। और बाकायदा बीपीएससी ने एक अधिसूचना जारी करके जानकारी दे दी है कि परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच होगी। अब ये देखना होगा कि ये तारीखें ना बढ़ जाए। के पाठक की कुछ कदमों से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सुधार किए थे, शिक्षकों की मौजूदगी बढ़ी थी, छात्रों की मौजूदगी बढ़ी थी, तो जो नए एसीएस हैं उनको इस मौजूदगी को कायम रखना पड़ेगा। हर किसी अधिकारी का एक सबसे अच्छा पहलू होता है, तो कुछ उनके ऐसे पहलू होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि जो शिक्षा विभाग में सुधार किया गया था, उस सुधार को किस तरीके से लगातार बदस्तूर कायम रखा जाए, क्योंकि विरोध उन्हीं लोगों का होता है जो बहुत बेहतर करते हैं, जो सिस्टम
के साथ समझौता करते हैं उनका विरोध नहीं होता है। जी काशिफ, अपना सवाल कीजिए। प्रीतम, मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये तो बिल्कुल कारण है, बहाली होने वाली है और भी दूसरी तरह, लेकिन क्या सरकार पे किसी तरह का प्रेशर या किसी तरह का दबाव था? क्योंकि शिक्षक संघ की तरफ से बार बार के पाठक का विरोध हो रहा था, और जब आरजेडी के साथ थे तो बीजेपी विरोध कर रही थी, आज बीजेपी के साथ है तो आरजेडी के रुख जो है वो के पाठक के लिए कड़े हो रहे हैं। तो क्या सरकार पर जबरदस्त दबाव रहा, खासकर नीतीश कुमार पर? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं काशिफ, जिन्हें पब्लिक डोमेन में नहीं कहा जाता है, लेकिन विरोध तो हो रहा था। विरोध और शिक्षक संघों का विरोध ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि शिक्षक कई संगठन है, जो मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, शिक्षक संगठन कई हैं और उनमें खुद एकता नहीं है, खुद में उनमें एकरूपता नहीं है। लेकिन विरोध जो था, विरोध कुछ स्तर पर जो एजुकेशन लॉबी है उनका विरोध हो रहा था। आपको याद होगा कि पाठक जब आए थे तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि सुबह 10 से लेकर शाम के 4:30-5 बजे तक जो कोचिंग संस्थान है उसमें क्लासेज नहीं हो सकती है। यानी बच्चों को उस वक्त अगर इंटर के बच्चे हैं या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो उन्हें स्कूलों में ही रहना पड़ेगा, उन्हें कॉलेजों में रहना पड़ेगा, विश्वविद्यालय में रहना पड़ेगा। जो भी बिहार में शिक्षा माफिया हैं, जो कोचिंग चलाते हैं बड़े बड़े, जिनके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, उनको लगा कि अरे ये तो गजब हो गया, अगर बच्चे कोचिंग क्लासेज नहीं हो आएंगे तो फिर उनकी कमाई कैसे होगी। इसके बाद शिक्षा विभाग पे बेतरतीब प्रेशर बनाया गया। बाद में के पाठक को यहाँ पे पीछे लौटना पड़ा। किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर कोई इंजीनियरिंग के संस्थान है, मेडिकल के संस्थान जहाँ पे पढ़ाई होती है, अगर बच्चे 10 से 5, ध्यान से सुनिएगा काशिफ, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, अगर बच्चे 10 से 5 अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ के बच्चे एक ही समय में वो कॉलेज के भी छात्र होते हैं और एक ही समय में वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब ये कॉलेजों से पूछा जाना चाहिए कि जब शिक्षा विभाग ने अनिवार्यता बनाए रखी है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है, तो ये हजारों की संख्या में बच्चे बिहार के अलग अलग जिलों में रह के पढ़ाई कोचिंग संस्थानों में कैसे कर रहे हैं। यही सवाल के पाठक ने उस वक्त उठाया था, जिसका विरोध हुआ था। कोचिंग की कमाई बंद होने की कगार पे थी। बाद में शिक्षा विभाग को यहाँ पे कदम पीछे खींचना पड़ा था। तो ये सभी बातें हैं जिसका अनावश्यक रूप से शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव रहता है। शिक्षा के पाठक ने यही काम किया था कि कुछ चीजें बहुत अच्छी की थी और उनके इस योगदान को याद रखा जाएगा। ये बात अलग है कि के पाठक मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उन्होंने जो बेहतर काम किया है उसको हम भूल जाए, या उन्होंने जो बेहतर योगदान दिया है उस पर हम प्रकाश न डालें। जी काशिफ जी, आने वाले अपर मुख्य सचिव, या अगर हम बात करें सिद्धार्थ की, तो इन जैसे लोगों के लिए क्या उन्होंने एक नया वाटरमार्क बिल्कुल स्थापित कर दिया है? बिल्कुल, उन्होंने एक बेंच मार्क स्थापित किया है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने एक बेंच मार्क स्थापित किया है। 2,17,000 की बहाली होना ये कोई मामूली बात नहीं है। बिहार में यही शिक्षा विभाग था काशिफ, जब मुझे याद है कि जून 2019 में मई 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान काम के बदले समान वेतन पर अपना आदेश सुनाया था। उसके बाद जून 2019 में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 6 शुरू हुई थी। और आपको आश्चर्य होगा काशिफ कि 2019 बीता था, 20 बीता था, 21 बीता था, तब जाके 2022 फरवरी 2022 के महीने में 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। तो ये शिक्षा विभाग का ये दर्शाता है कि शिक्षा विभाग का रवैया उस वक्त कितना ढीला था, वो कितना लापरवाह बना हुआ था शिक्षक नियोजन को लेकर, नए शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर। ये के पाठक थे जो जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकर विभाग में आए थे और उनसे कहा गया था कि आप इस बहालियों को पूरा करें। आपको याद है उस वक्त तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे और जून 2000 मुझे याद है 15 जून 2023 से शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे और दिसंबर तक में मुझे याद है, चित्र याद है कि मात्र इन 6 महीने में 2,17,000 लोगों की नियुक्ति हुई थी। अब जो नए एसीएस हैं सिद्धार्थ काफी योग्य हैं, इनके बारे में मैं कुछ हम के लिए बहुत अच्छे योग्य, तो यानी हम ये कह सकते हैं प्रीतम के एक नया वाटरमार्क, एक नया बेंचमार्क इन्होंने स्थापित कर दिया है और आने वाले शिक्षा विभाग के जितने भी अपर मुख्य सचिव होंगे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जवाबदेही बढ़ जाएगी। बिल्कुल आपने जैसा कहा कि अच्छाई और बुराई दोनों तरफ है, लेकिन जो योगदान है के पाठक का वो शिक्षा विभाग में याद किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया।